नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मंदिर या मकबरा, ये सवाल यूपी के फतेहपुर में हुए बवाल के बाद पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि कल फतेहपुर में अब्दुल समद के मकबरे को मंदिर बताकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने वहां पर हल्ला बोल दिया। पुलिस की नाक के नीचे जमकर बवाल हुआ, ये आरोप लग रहा। बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के लोग मकबरे में घुस गए और भगवा झंडा लहराया गया। इस दौरान परिसर में मौजूद मजारों को तोड़ने की कोशिश हुई। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया, लेकिन अब इस घटना को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने और बढ़ने लगा है। यूपी विधानसभा में यह मुद्दा खूब गूंजा। आज यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर का मुद्दा उठाया, सरकार को जमकर घेरा। तो यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दो टूक कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहपुर की घटना पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि कार्रवाई के आश्वासन के बीच विपक्ष बार बार बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा। इधर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे इस पूरे मामले पर। वहीं अखिलेश यादव ने भी समाज को बांटने का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। लेकिन सियासत के बीच सवाल लाजमी है कि असल में फतेहपुर में जो बवाल हुआ, इस बवाल के पीछे आखिर कौन है और उसकी मंशा क्या है? कौन यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था, बुन रहा था? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। तारीख 11 अगस्त 2025, जगह यूपी का फतेहपुर, जहां सुबह करीब 9 बजे जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की नाक के नीचे बड़ा बवाल हुआ। मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया गया। फतेहपुर में मकबरे पर हाहाकार तब मचा जब बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मंदिर तोड़कर यह मकबरा बना था। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठनों के लोग मकबरे में पूजा पाठ के लिए पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग तो भीड़ मकबरे तक पहुंच गई। तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। ये बवाल इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी और भगवान शिव का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल सूबेदार अब्दुल समद का मकबरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरे की दीवारों पर त्रिशूल, कमल समेत कई हिंदू चिन्ह हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि 500 साल पहले इस मकबरे का निर्माण मुगल काल में हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मकबरे का रूप दिया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को बेबुनियाद ठहरा था। लेकिन 11 अगस्त को मकबरे को लेकर बवाल हो गया और आज इस बवाल की गूंज यूपी विधानसभा में सुनाई दी, जब समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर की घटना को लेकर सरकार पर आरोपों के तीखे बाण चलाने शुरू कर दिए। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानवा, अरे सुनिए ना, सुनिए 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मानवा, रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। विधानसभा में सरकार ने साफ किया कि कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस बीच एडीजी संजीव गुप्ता ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। फतेहपुर पुलिस ने 10 नामजद समेत 160 पर केस दर्ज किया है। उपद्रव को लेकर फतेहपुर पुलिस ने स्थानीय बीजेपी नेता, बजरंग दल के नेता और सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दावा सख्त कार्रवाई का है। दावा है कि किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन इन दावों पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा है। फतेहपुर में बवाल को लेकर बीजेपी को घेरने लगा है। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब
अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेज़ों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेज़ों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ ही मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार पर सियासी बाण चलाने लगे और सियासी गलियारे का तापमान तब और चढ़ गया जब फतेहपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो फतेहपुर के SP को धमकाते हुए सुने गए। SP साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई, क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं लगे। सवाल है कि क्या इस बवाल के पीछे मुखलाल पाल का ही हाथ था? क्या हंगामा सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था? इन सवालों का जवाब बीजेपी जिलाध्यक्ष को देना होगा। हालांकि सवालों के बीच यूपी सरकार दावा कर रही है कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कानून का राज है। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। किसी को छूट नहीं है कि आप किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई उपद्रव करें, किसी को किसी तरह का कष्ट पहुंचावें। ऐसा सरकार की भी मंशा नहीं, संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता। सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है, मकबरे पर चढ़कर हंगामा करने वालों पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी में बवाल कैसे हो गया? बवालियों पर पहले ही कार्रवाई का कोड़ा क्यों नहीं चला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो मंदिर या मकबरा, इसकी सियासत लगातार बढ़ती चली जा रही है। मामला अब दिल्ली तक गूंजा, लेकिन सवाल इस बात का है कि सियासत कौन कर रहा? सरकार कर रही, सरकार में बैठी पार्टी कर रही, विपक्ष की पार्टी के नेता कर रहे, या फिर दोनों ही इस मामले पर अपने अपने हिसाब से सियासत कर रहे? लेकिन मंदिर और मकबरे की लड़ाई में पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। जो तर्क हिंदू पक्ष रख रहा है वो अपने तर्क रख रहा, जो मुसलमान है वो अपने पक्ष रख रहे, लेकिन वहां पर सियासत सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और मुमताज आलम है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत है मुमताज आलम रिजवी साहब आपका भी। कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में महाराज जी आपसे कर रहा हूं, इस पूरे प्रकरण में है क्या मामला? क्या वाकई हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराया गया है? मकबरा या फिर मंदिर, इसको लेकर कोई लंबा विवाद था जिसको अब हवा दे दी गई है। दावा हिंदू पक्ष का क्या है? देखिए, यह तो सबको ज्ञात है कि हमारे भारत में 42,800 मंदिरों को तोड़ करके उस पर मस्जिद मकाबरा बना दिया गया। उसमें काशी विश्वनाथ जी का भी विशेष ज्ञानवापी है जी, मथुरा का भी है, आपको पता है अयोध्या में ही था, संभल में भी था, है अभी संभल में स्थिति। तो ये जो फतेहपुर में जो मकबरा आप बोल रहे हैं, वह पहले भगवान शिव जी का शिवालय हुआ करता था, और यह शिवालय को तोड़ करके समय के अनुसार जैसे मुगलों का शासन आया तो उसको तोड़ करके और उस पर मकबरा का निर्माण कर दिया गया। पहले यह मंदिर हुआ करता था, वहां लगातार पूजा होती थी। तो अब धीरे धीरे लोगों को कहना है कि भाई जब हमारा मंदिर था तो एक बार जांच कराने की जरूरत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जांच हो जाए कि क्या वास्तविकता है,
एक बार जांच होने में क्या दिक्कत है? जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच कराए और इसके बाद कार्बन डेटिंग कराए, मकबरा का डेट कार्बन डेटिंग कराए, उससे पता चलेगा कि मकबरा कब बना है, और नीचे खुदाई किया जाए, खुदाई से भी पता चल जाएगा कि वहां मस्जिद था कि मंदिर था। अगर साइंस के आधार पर साइंस बताता है कि वहां मंदिर था तो मंदिर रहे, अगर मस्जिद था तो मस्जिद रहे। जांच में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, इस बात से तो मैं यही समझ पाया कि जो आप मांग कर रहे हैं, हिंदू पक्ष मांग कर रहा है, वो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है, हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि उसके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से जांच हो जाए। ये सारी चीजें तो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है या फिर ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहां पर जो हुआ कि कुछ लोग झंडा लेकर पहुंच जाएं और उनके अनुसार वहां पर उसे मंदिर का दावा कर दिया जाए, क्या ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है या इसमें किसी की राजनीति है, किसी ने उकसाया? बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही है, सरकार में बीजेपी है तो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, हुआ क्या? देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है। और यह क्या आप मानते हैं कि नहीं कि भारत में 42,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ करके उस पर मस्जिद का और मकबरे का निर्माण कराया गया, जिसमें इंदौर का मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर जहां हम लोग विजय प्राप्त कर लिए, ज्ञानवापी मंदिर है, मथुरा का मंदिर है, इसके बाद आपने देखा संभल का मंदिर है। ऐसे हजारों की संख्या में मंदिर है जिसे तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। समय समय पर, चाहे औरंगजेब के समय पर, चाहे बाबर के समय पर, लोगों ने तोड़ करके मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब वह समय धीरे धीरे आ रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। तो आज लोगों ने सोच रखा है कि भाई जब मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करा दिया है तो कम से कम हमारा जांच का तो जरूर बनता है कि यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था। जांच में अगर साइंस और कानूनी रूप से कोर्ट बताता है तो हम उसको मानेंगे। इसी आधार पर लोग वहां गए। नहीं, कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार जाए वो तो समझ में आता है, वो लीगल प्रोसेस है, लेकिन जो यहाँ पर हुआ उसी पर तो सवाल है ना। रिजवी साहब, महाराज जी कह रहे हैं कि दावा पुराना था, विवाद नया है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे शैलेश जी शायद नहीं जानते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो लाया गया था वो तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था। दोबारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से जानता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, शैलेश जी जरा सब्र कर लीजिए। अभी तो आप 40,000 50,000 इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना ज्यादा आप जो है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लाया क्योंकि आपने पूरी प्रोसीडिंग पढ़ी, लॉ के साथ साथ क्या क्या बहस हुई थी और बहस में क्या मुद्दा उठाया गया था। यही तो मुद्दा उठाया गया था कि अगर हम बार बार खुदाई करेंगे तो पूरा भारत खुद जाएगा, पूरा भारत को खोद करके देखेंगे कि कौन क्या है। और आप लोगों की नियत तो ऐसी है कि आप जो है, हमने मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाया है मुमताज जी, हमने मस्जिदों को नहीं तोड़ा है, भारत में मस्जिदें टूटी है, मंदिर टूटे हैं, वहाँ पे जा क्यों नहीं जांच होनी चाहिए। जहाँ चाहते हो आप हमलावर हो जाते हो, ये क्या बात है? ये तो आप सरकारों को आप कोई एक बता दीजिए मुमताज भाई, आप कोई एक उदाहरण बता दीजिए क्या भारत में किसी भी मस्जिद को तोड़कर उस पर कोई मंदिर बनाया गया है? क्या किसी भी मस्जिद को तोड़कर कोई मंदिर बनाया गया है? तो आप बताइए। बहुत मंदिर को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, बहुत मंदिर नहीं तोड़े गए, नहीं तोड़े गए। बताइए कितने बहुत मंदिर तोड़े गए? पता है आपको? आप बुद्धिस्ट है क्या? आप बुद्धिस्ट है क्या? आप बुद्धिस्ट है? अरे हम कह रहे हैं आप होते कौन है? तारीख में जाओगे ना तो या बुद्धिस्टों का देश है क्या? देखनी पड़ेगी। बताइए आप बहुत मंदिर तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? राम का देश है, बहुत मंदिर कृष्ण का देश है, अभी तक बहुत मंदिर तोड़े गए, तो बहुत मंदिर बनाओगे या अकबर और बाबर का देश नहीं है, निर्माण कराओगे? अच्छा ठीक है महाराज जी, एक बार रिजवी साहब को सुन लेते हैं, उनका तर्क सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बात आप रख लीजिएगा। जटाशंकर जी भी नेता बीजेपी के बारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सुन लेते हैं, कंटिन्यू करिए रिजवी साहब। कल जो फतेहपुर में हुआ ये गैर कानूनी और सरकार ने जो एक्शन लिया है मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा FIR दर्ज की है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जिस तरह से दूसरी कम्युनिटी पे जैसे FIR होती, बुलडोजर पहुंच जाता है और न जाने गिरफ्तारी हो जाती, सब अभी कह रहे जांच होगी, जांच भी हो
लेकिन एक्शन भी हो, क्योंकि वीडियोस मौजूद है, वो सारे चेहरे मौजूद है जिन्होंने ये सब हरकतें की है, और ये सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं। मुझे लग रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और इस तरह से तो देश नहीं चलेगा, इस तरह से तो प्रदेश नहीं चलेगा कि खुल्लम खुल्ला और ये दिखाने की कोशिश साहब की हम मतलब ये तक बयान दिया गया कि डायनामाइट से उड़ा देंगे। आप बताइए क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और आदरणीय जो हमारे आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि आप देखिए कि अगर आप हर मस्जिद में और हर मकबरे में शिवलिंग तलाश करोगे और वहां पे मंदिर तलाश करोगे तो भाई ये तो नहीं चलेगा। ये बात क्यों कही? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में, देखिए जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 1947 से बात करते हैं और 1950 से जब हमारा संविधान बना, और उसके बाद से अगर आप बताइए किसी एक भी मुसलमान ने, किसी एक भी मुसलमान की तरफ से कहीं एक मंदिर तोड़ा होगा बताइए, बताइए अगर कोई ऐसी मिसाल है तो हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमें क्यों? अरे हो गया इतिहास में जो होना था। लेकिन आज की जिंदगी जी रही, आज तो आगे चलिए। आज जब हमारा देश चांद पे झंडा गाड़ रहा है, जब हम चांद की तरफ देख रहे हैं, तो आप पाताल में देश को ले जा रहे हो। ये कौन सी रोशन ख्याली है? ये कौन? चलिए, यानी रिजवी साहब, आप कम से कम ये मानते हैं कि सरकार ने जो प्रयास किया है या जो उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि संभव कार्रवाई होगी, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल अच्छा बयान है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर पूरे देश में काम कर रही है। तो भाई बीजेपी ही सरकार में है, उसी सरकार के काम से आप खुश हैं, लेकिन ओवैसी साहब को उसमें सियासत दिख रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। विपक्ष के नेता होने के नाते उनके लोग जब सदन में गए तो वहां पर मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता का उसमें रोल है, जिसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो फिर आरोप असल में है किस पर? सियासत किसने की? इस मामले को भड़काने का प्रयास क्या सिर्फ बीजेपी ने किया या सपा भी उसमें सहभागी है? दोनों अगर है तो उनके पीछे की मंशा क्या है? सवाल यह है। महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, रिजवी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले जटाशंकर जी, अब आपसे प्रश्न है, क्योंकि सरकार का जो काम था उसको रिजवी साहब स्वागत कर रहे हैं और आपको जिम्मेदारी के साथ वो करना भी होगा, लेकिन वो मांग भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ एक्शन हो, एफआईआर हो, बल्कि जैसे दूसरे समुदाय पर भी बुलडोजर एक्शन होता है, यहां पर वो एक्शन भी हो, वो बंटवारा ना किया जाए। दूसरा कि बीजेपी को कटघरे में ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी जानबूझकर खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रायोजित तरीके से डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा बनाया गया। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा दावा पुराना है, कोई नया दावा नहीं है, विवाद पैदा नया किया गया है। नमस्कार जी, बहुत अच्छा। और मैं सुन रहा था, आदरणीय मुमताज अली साहब शायद हैं, मैं उनको सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई। मुझे लग रहा है कि यही जरूरत है दोहराने की, कि उन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा किया और आरएसएस प्रमुख आदरणीय पूर्व संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी के ऊपर भरोसा किया। जब सरकार के ऊपर भरोसा है और हमारे हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े हमारे राष्ट्रीय संघ के ऊपर जो भरोसा है, तो मुझे लगता है किसी प्रकार का उनके मलाल या गुरेज होना ही नहीं चाहिए। जरूरत है सिर्फ अफवाहों के बीच में हम दोनों धर्मों को जिस तरह से फंसाया जाता है उससे उभरने का, उससे बाहर निकलने का। और इसीलिए हमारी सरकार ने तुरंत, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेकर करके उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की बात हमारी सरकार ने किया। अब मसौदा ये है, सिर्फ मसौदा ये है कि अगर हमारी सरकार को विश्वास है तो अब हमारे संविधान को भी विश्वास होगा। और हम लोगों ने जो बुलडोजर संस्कृति की जो बात बार बार चीजें की जाती हैं, वह अब बुलडोजर संस्कृति को भी हम सब लोगों ने अपनी सरकार के रवैये और रणनीति से बाहर कर लिया है। अब कोई गुंडा है, मवाली है या छांगू बाबा जैसा कोई अति विनाशकारी और बेविचारी व्यक्ति कोई आता है तो उस पर अगर बुलडोजर चलता है, पकड़ा जाता है या पकड़ने के लिए दबाव बना जाता है, तो उसको संस्कार में और वार्ता में और समाज के बीच में ले आने की जरूरत नहीं है। और इतनी अच्छी बात मैं पहली बार आदरणीय मुमताज आलम रिजवी साहब से इत्तेफाक रखता हूं, और मैं अपने तरफ से, सरकार की तरफ से और सरकार के अनुयायी होने के नाते इस बात का बिल्कुल गुरेज
रखता हूं कि पूरी तरह से हमारी संप्रदाय, हम सब लोग मिल करके अब्दुल कलाम साहब और वीर अब्दुल हमीद साहब के देश के लोग हैं, और उसी की पैरवी हम सब लोग करते हैं, और उसी लिए हम सब लोग सरकार। अब इसके बीच में जटाशंकर साहब आप पैरवी तो कर रहे हैं, उदाहरण भी कलाम साहब का आपने दे दिया, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि मंदिर और मकबरे की लड़ाई आज भी है। कलाम साहब तो बहुत दूर का सपना देखते थे और देश को दिखाया भी, और कई सपने पूरे भी कर गए, कई सपनों को पूरा करने की दिशा दे गए। लेकिन जो रिजवी साहब जिनसे आप इत्तेफाक रख रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बुलडोजर एक्शन में बंटवारा भी है, ये उनका आरोप भी है आप पर। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आपके संघ प्रमुख हो या आपकी सरकार हो, उनका कथन, उनका करना वो दोनों अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन ये कैसे हुआ, पुलिस की मौजूदगी में कैसे हुआ? आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है, सरकार का रिएक्शन होगा। देखिए मैं दोनों के हिस्से से, हाशिए से बाहर निकल करके पूरे पैनल्स का और आपका भी हृदय की गहराइयों से आप सबको स्वागत करता हूं, और पुरजोर कह रहा हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी मिलती है इस बात को दोहराएं, न कि अफवाह वाली बात को दोहराएं। अगर अफवाह वाली बातों को दोहराना हम लोग बंद कर देंगे, इसका मैसेज समाज के बीच में जाएगा, हमें राहत मिलेगी हम दोनों लोगों को। हमें सिर्फ ये यकीन दिला दीजिए, आप लोग सरकार में हैं, हमें सिर्फ ये यकीन दिला दीजिए कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई। संभल में आपने देखा कि क्या हुआ जब भीड़ जमा हुई, पुलिस का रिएक्शन क्या था संभल में, और यहाँ क्या था। ये चीज नहीं होनी चाहिए, यही गलत है। नहीं, ऐसा ही नहीं, गलत है, ऐसा ही नहीं। ये भरोसा, जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप देख लीजिए, आप योजनाओं में देख लीजिए, बंटवारे में देख लीजिए, ये सभी योजनाओं में देख लीजिए कि कहीं पर भी हम सब लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो आगे और पीछे आप चले जाइए ना, गांव की कम्युनिटी, गांव के जनता के बीच में चले जाइए। अगर राशन की दुकान पर खड़े हैं तो बगल में सजदे आलम साहब हैं, तो बगल में राम सिंह साहब भी हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। केवल मैं वही कह रहा हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से भी जब भी हम बात करें तो भी हम समाज के हाशियों को बांटने की बात न करें, आप नैरेटिव हटाइए, मुमताज भाई, आप नैरेटिव हटाइए। मंदिरों की लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि वह कहीं से भी गैर सामाजिक लोगों के साथ हम सरकार के लोग बिल्कुल खड़े हैं। ऐसे लोगों को, वांछित लोगों को हम लोग कहीं जगह नहीं देते हैं, इसीलिए एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप खुश हैं सरकार पर। हमारी सरकार गैर वांछित लोगों पर किसी भी तरह का कोई भी एक जगह नहीं देती, कोई स्थान नहीं देती है। ठीक है जटाशंकर जी, लेकिन जो आरोप है ना, वो आरोप गंभीर है। वो आरोप ये है कि चलिए दूसरा पक्ष क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस पक्ष ने दावा किया कि मंदिर है, उसने बकायदा दावा भी किया, उसने बकायदा ऐलान भी किया कि हम पहुंच रहे हैं, और पुलिस की मौजूदगी में उसने सब कुछ किया। तो पुलिस को तो आपका डायरेक्शन है कि भाई आप इस तरीके की कोई घटना ना होने दे, लेकिन वो हुआ। इसीलिए रिजवी साहब कह रहे हैं कि यहां पर जो कार्रवाई है वो भी बंटवारे के तहत हो रही, आप कह कुछ और रहे और हो कुछ और रहा। हमारे साथ आशुतोष सिन्हा भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है सिन्हा साहब का भी। सवाल इस बात का कि बीजेपी सरकार में है, आप घेरेंगे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी और अधिकार भी है, लेकिन सपा भी गिर गई है क्योंकि आपके भी एक नेता का नाम है और पार्टी को निष्कासित करना पड़ा है। इस पूरे विवाद में क्या वाकई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या ये प्रायोजित तरीके से किया गया? सरकार के अब तक के एक्शन से आपको संतुष्टि मिली है क्या आशुतोष जी? देखिए, जब से हिंदुस्तान में और हमारे इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हमें और आपको बांटने का काम किया, और ये कहीं ना कहीं से पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के काम होते हैं। और ये जान लीजिए, बिना किसी बड़े नेता की मंशा के बिना इस तरह से पुलिस अगर जिस तरह से नाकाम वहां पर दिखाई दी, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज विधान परिषद में मामला भी हम लोगों ने उठाने का काम किया है और लगातार सरकार को घेरने का काम किया कि किसी भी तरह से, क्योंकि आज देखिए हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, आज के डेट में आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, विद्यालय गरीब मजदूर किसान के बच्चे न पढ़े लिखे, इसके लिए विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, इन सबसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। अच्छा, और क्या बहुत सारे मुद्दे हैं। आज अपराध, महंगाई सब चरम पे है। आज समझिए उत्तर प्रदेश की हालत
आज बरसात में, बाढ़ में उत्तर प्रदेश आधा से ज्यादा हमारा पूर्वांचल डूबा हुआ है। सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हैं, सबका ध्यान हटाने के लिए। और आप सोचिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के अच्छा वो चाहती है, कमजोर करना चाहती है, कमजोर सोच के लोग हैं, कमजोर करना चाहते हैं। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करने का काम कर रही है। और हम लोगों ने आज विधान परिषद में घेरने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं उठाए, जिसकी वजह से इस तरह की घटना घटी। लेकिन आशुतोष जी, चूंकि आपने जिक्र किया कि विधान परिषद में भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया, चूंकि आप विधान परिषद का हिस्सा भी, एमएलसी भी हैं, और साथ में सदन के दोनों हिस्सों में ये बात उठी। अब यहां पर जो बात आपने कही कि हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई और जब से सरकार में बीजेपी आई है 14 से लेकर अब तक में, या उसके पहले कभी रही, तो पूरे देश में उसने एजेंडा बनाया और हिंदू मुसलमान कराया। आपके नेता का भी मैंने जिक्र किया था, उनको आपकी पार्टी ने निष्कासित किया है, क्या वो भी बीजेपी का हिस्सा है और सपा में रह रहे थे? बिल्कुल, देखिए कब किसकी मानसिकता कैसी हो जाएगी। बहुत सारे नेता हमारे पार्टी के भाजपा में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में और देश में सीधे आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए ना, सीधे इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी का नेता अगर निष्कासित हुआ है तो हम हैं, समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया है, और आप मान लीजिए इस बात को, और यही मानते रहिए कि आप ही हैं, आप ही है देश को बांटने वाले, समाज को बांटने वाले और सरकार को बांटने वाले। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही हालात नहीं है, कम निकाले क्यों? तो आपने माना क्यों? आपने माना क्यों? अपने नेता को निकाला क्यों? ये सब निकालने का मतलब हमारे पार्टी विद्रोही है, वो समाज में नफरत फैलाते हैं, मकबरे में लड़ाई कराते हैं। आपने मान लिया, अब क्या चाहिए? कार्रवाई अरे हम क्या बात कर रहे हैं? निश्चित हो गया फैलाने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। आप कोई बात मत करिए महाराज, ये आपने निष्कासित करके समाज को उदाहरण दे दिया, और ऐसा ही करिए। आप पहले पार्टी चलाने से पहले छटनी करिए, पहले छटनी करिए, समाज के अंतिम चेहरे को छटनी करिए, समाजवादी पार्टी को दुरुस्त करने का तरीका यही है, छटनी करिए, बोलने का ढंग सिखाइए, संस्कार सिखाइए, वार्ता सिखाइए, और समाजवादी पार्टी हमेशा जो गलत करेगा उसके खिलाफ सफाई करेगी। आप समाजवादी पार्टी हमेशा पार्टी को मजबूत करिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी है। अब क्या बात करेंगे? निकाल करके आपने फतेहपुर विकास की बात हमने किया, वो कहीं और नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का विकास उसकी सजा भरपूर मिलेगी आपको सजा मिलेगी। अरे सजा आपको मिलेगी, आने वाले समय में सजा आपको देगी। उत्तर प्रदेश की जनता सजा करने जा रही है। ये आप इंतजार करिए, 2047 तक आपको जगह नहीं मिलने वाली है। अभी आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। आप 2047 तक बताने की आवश्यकता भी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको बताएगी, उसको हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पर शामिल थे ना, वो चाहे सपा से जुड़े हो, चाहे बीजेपी से जुड़े हो, या आम लोग हो, वो भी उत्तर प्रदेश की जनता ही है। अब उसी जनता के बीच में कोई मकबरे का पक्षधर है और कोई मंदिर का पक्षधर है। अब जनता किसको बताएगी, कैसे बताएगी, तो चुनाव बताएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर चुनाव नहीं है। लेकिन आशुतोष जी, आपने एक बात माना कि हाँ, आपकी पार्टी के अंदर भी हो सकता है कुछ बीजेपी की मानसिकता के लोग हों, जो कि जब सामने आते हैं तो आप उनको निकाल देते हैं। भाई, आप लोगों को तैयार रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि बीजेपी आपकी पार्टी के अंदर भी अपने लोगों को वहां पर इन्वॉल्व करा दे रही है और उसका ठिकरा आप पर फूट जा रहा है। इसका जवाब जटाशंकर जी आप बाद में दीजिएगा। अब मैं फिर से सवाल ले रहा हूं महाराज जी आपसे। महाराज जी, आपने रिजवी साहब को सुना, उन्होंने सरकार की कार्रवाई का तहे दिल से स्वागत किया, लेकिन थोड़ा सा सवाल भी खड़ा कर दिया कि बुलडोजर एक्शन एक तरफा होता है। उन्होंने संघ प्रमुख का भी जिक्र किया और स्वागत किया उनके बयान का, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कही जिस पर आप कह रहे थे कि ये तो होकर रहेगा क्योंकि राम और कृष्ण का ये देश है। वो कहते हैं कि खोदोगे तो पूरा हिंदुस्तान खुद जाएगा, अब खोदना बंद करो। आप मकबरा और मंदिर पर दावा करना बंद कर रही है, कह रहे हैं आप बार बार कि हाँ, जो भी मकबरे हैं ज्यादातर मंदिर हैं और यही यहाँ पर इस पूरी लड़ाई का जिस्ट है। देखिए अतुल जी, आज जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने एक्शन लिया है, उस एक्शन को देख करके मुमताज जी खुश हैं और बोल रहे हैं, लेकिन यही मुमताज जी हैं ना तो
मुमताज जी या इनका कम्युनिटी के कोई भी नेता या कोई भी मौलाना या मौलवी, ना तो उन्हें कानून पर भरोसा है, ना माननीय न्यायालय पर भरोसा है। नहीं, उन्होंने भरोसा तो जताया। उन्होंने कहा कि अब तक का जो भी एक्शन हुआ सरकार की तरफ से, जो FIR हुई, उसका स्वागत किया उन्होंने। अच्छा किया आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी और उसका भाई असदुद्दीन ओवैसी दोनों यही बोलते हैं कि आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार नहीं होगी तो मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे। यही ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करने वाले लोग हैं। ये लोग को कानून पर क्या विश्वास होगा? आज जब योगी सरकार ने न्याय किया है तब इन्हें हुआ है। आप देखिए अतुल जी, इस देश में जितने भी अपराधी मिलते हैं और आतंकवादी मिलते हैं, जब पकड़े जाते हैं मुसलमान होते हैं। हर आतंकवादी मुसलमान। अच्छा ठीक है, एक एक करके बोलिए। ऋषि साहब मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। एक मिनट, मेरा सवाल शैलेश जी से 1 मिनट हो गया। ऋषि साहब 1 मिनट, एक करके बोलिए। काउंटर भी करना है आप लोगों को, दोनों लोगों को कह रहा हूं, तो छोटे छोटे काउंटर करिए। मेरा सवाल यह है कि ऋषि साहब कह रहे हैं कि भाई जो पहले हो चुका उसको आप होने दीजिए, भूल जाइए कि हाँ वो हो चुका है। जब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम जब से आजाद हिंदुस्तान के तौर पर देखते हैं, उसके बाद किसी मंदिर को और किसी मस्जिद को तोड़ने का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। आप उसके पहले का इतिहास लेकर बैठे हैं। आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाइए, मामला लगता है कि हाँ चलिए हो सकता है कि राजनीतिक हो, बीजेपी पर लगे आरोप राजनीतिक हो, लेकिन आप जो लड़ाई करने की बात कर रहे हैं उस पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे अगर खोदने की बात होगी तो आधा हिंदुस्तान नहीं, लगभग पूरा हिंदुस्तान खुद जाएगा। और आप कह रहे हैं कि हमारा दावा है, हम दावे पर कायम है। देखिए, हमारा तो दावा, अभी जो दावा है अयोध्या, मथुरा और काशी और संभल, ये 4 दावा पुख्ता है। यह 4 दावा हमें अविलंब चाहिए। इसके बाद आगे हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी हमारी कामना है। मैं एक सनातन यहाँ भी राजनीति, मैं चाहूंगा हिंदू राष्ट्र बने देश। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बहुत कुछ होगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम। ये सिर्फ है और कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए काशी की पहचान किससे है? क्या भगवान शिव से नहीं है? 1 मिनट रुक जाइए। बाबा विश्वनाथ से है। पहचान भगवान कृष्ण से नहीं है? हाँ, क्या अयोध्या की पहचान? लेकिन मथुरा के भगवान कृष्ण का जो मेन स्थान है उसको आपने घेर रखा है। आज आपसे गंगा नहीं साफ हो रही, समझ रही है? आज आपको जमुना नहीं साफ हो पा रही है। आज आप गौशालाओं में गाय मर रही है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर इतने बड़े भक्त हो तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते हो? क्यों नहीं बनाने की मांग करते? आप क्यों नहीं मांग करते? अच्छा, अब एक सवाल मेरा, ठीक है, आपने अच्छा उदाहरण दिया रिजवी साहब। अब मेरा सवाल, आपने कहा काशी की पहचान किससे है? सबको पता है कि भगवान शिव से है, लेकिन वहां पर जिक्र किसका होता है? ज्ञानवापी का। अब आपने अयोध्या का उदाहरण दिया कि पहचान किससे है, पूरा विश्व जानता है कि राम से है, जिक्र वहां पर बाबरी का था। यही तो शैलेश जी कह रहे हैं, महाराज जी का यही तो कहना है कि हमारे जो दावे थे और जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, उसको पाने के लिए ही हम बार बार अपनी पहचान को बार बार साबित करने में लगे हैं, और साबित करने के लिए सालों बीत गए। की तरह ज्ञानवापी मंदिर के पास एक मस्जिद खड़ा है, उसको हटाने की जरूरत है। हमारा खोया खराब कर रहा है, विश्वनाथ मंदिर को खराब कर रहा है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर मुसलमान जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं। उसी को आप बताइए, 300 मंदिर तोड़ दिए गए काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे। ये बोले एक कानूनी रूप से ज्ञानवापी मस्जिद वहां से हटनी चाहिए, ज्ञानवापी मंदिर है इसी मौके पर। आप बताइए, यहाँ पे जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था मथुरा में, वो डेवलपमेंट हुआ? जाके देखिए जमुना जी। आज हो सकता है पानी थोड़ा आ गया हो तो कुछ नाले दे रहे हैं। जमुना जी है, आप लोग वहां पर तो मस्जिद खड़ा कर रखे हैं, करते हो खाली मथुरा में मस्जिद खड़ा करते हो। जब मस्जिद हटेगा तो वहाँ पूरी तरह से होगा। मस्जिद क्या लेना देना? काशी का कॉरिडोर बनना है, उसको तो ठीक कर लो। जरूरत है कि वहाँ आपको मस्जिद है वो हट जाए। आप तो नफरत की सियासत करनी है और उससे देश तरक्की नहीं करेगा, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, और ये होगा भी नहीं जो आप समझ रहे हो, लिस्ट लेकर के घूम रहे हो। क्योंकि देश संविधान से चलता है, हमें संविधान पे, आईन पे यकीन है। हो गया, एक बार होना था। बार बार बाबरी मस्जिद नहीं दोहराई जाएगी, ये आप
भूल जाइए इस चीज को, बार बार नहीं दोहराई जाएगी, भूल जाइए अब उसको, जो हो गया वो हो गया, अब उसको दोहराइए नहीं। अब रिजवी साहब समस्या तो ये भी है ना कि बार बार बाबरी नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन इस देश ने उस इतिहास को भी देखा है कि बार बार सोमनाथ दोहराया गया, एक बार नहीं कई बार दोहराया गया, और उस हकीकत को आप भूलने को कहते हैं। इस पक्ष को हिंदू पक्ष स्वीकार नहीं करता है। बहरहाल जटाशंकर जी, चूंकि आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासनिक व्यवस्था भी संभालने की, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालने की। आप कह रहे हैं कि हमने एफआईआर करा दिया, पुलिस को भरपूर एक्शन के लिए वो कर दिया गया है, रिजवी साहब ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन प्रश्न यहां पर यह है ना कि समाजवादी पार्टी में भी आप अपने लोगों को शामिल करा देते हो, पार्टी में रहते हैं समाजवादी पार्टी के और काम करते हैं बीजेपी के लिए। आशुतोष जी कह रहे हैं उनको निकालना पड़ता है, क्या गजब मजाक है भाई। दूसरी बात, आप लोग यहां पर यह भी कह रहे हो कि हम एक्शन लेंगे और साथ में वहां पर ऐलानिया एक तरीके से जाकर दावा भी कर दिया गया। भाई कानूनी पहलू भी तो कुछ होता है, सरकार की जिम्मेदारी है कानूनी पक्ष को कम से कम मेंटेन करने की, पुलिस प्रशासन की फेल्योर है। अब मैं अपने आशुतोष सिन्हा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नकारा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नकारा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को हमने संवाद पूरा नहीं किया। अभी तो भी आप चुप रहिए, सुन लीजिए पूरा। जब इस बात को स्वीकार आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रख लेती है और फिर वहां से वो काम करते हैं, आप तो ये स्वीकार क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो इसका मतलब हुआ ना कि भाजपा की समाजवादी पार्टी बजाते हैं और आप उनको जगह दे देते हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, आप उन्हें रख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पार्टी में जितने लोग हैं, पार्टी के लोग आपके पास तो गए हुए लोग हैं। आप तय करिए, समाजवादी के पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्वाइन करा देता है, बताइए कुछ होता है। आप पहले आप राजनीति करवाएंगे जनता के बीच में, समाज को बांटने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, और जब पकड़े जाएंगे, जब निकाले जाएंगे तो काम करेंगे, तो उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? आपने ज्वाइन क्यों करवाया उसको? ये गलत बात है, ये गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर करके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते यहाँ पर आके जब निष्कासित कर दिया तो भाजपा का हो गया, इसके पहले भाजपा का आवाज नहीं था। कोई नहीं कह रहा ये छोटी मोहम्मद लगाना, छोड़ दीजिए। आप विवेकहीन काम करते हैं, विवेकहीन काम करते हैं, तो आप स्वीकार करिए हमारा आदमी है, आप स्वीकार करिए ना हमारा आदमी है, आप स्वीकार करिए हमारा आदमी है। आप क्यों कह रहे हैं भाजपा का आदमी है? आप भाजपा का आदमी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आप स्वीकार करिए हमारा आदमी है, धड़ल्ले से स्वीकार करिए। ये जब आप पकड़े जाते हैं तो भाजपा का अंदर डालिए, इसका मतलब सिर्फ दिमाग नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बिल्कुल तर्कहीन दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो ऐसा नहीं करता हो, तो आप स्वीकार करिए ना। अरे फालतू बात कर रहे हो, आप स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए क्या हो ना, अरे आप स्वीकार करिए कि हमारे पास दिमाग नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए अब भाई कौन किस पार्टी का है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी तो फिलहाल उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन उनको सतर्क तो आपको कर दिया कि बीजेपी ये भी काम कर सकती है कि पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों में अपने लोगों को शामिल भी करा सकती है, जो कि स्लीपर सेल का काम कर रहे होंगे। ठीक है आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जटाशंकर जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप कहते हैं कि रिजवी साहब के जो भी संबोधन में आपने सुना उसका आप भी स्वागत करते हैं पहली बार, तो अब सवाल ये है ना कि वो कह रहे हैं कि जो हो चुका है पहले मुगलों के द्वारा उसको भूलिए, जो भारत के मुसलमान हैं उन्होंने किसी मंदिर पर दावा नहीं किया है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि क्यों ना करे दावा, हमने 4 जगह का पहले ही दावा कर रखा है, बाकी और जगहों की भी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, और आप एक तरफ एक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर रिएक्शन भी हो रहा है। जटाशंकर जी, मैं एक्शन जब सरकार के नैरेटिव की सोच पे आपको हमारे अन्य पैनलिस्ट से आपको सरकार के कार्रवाई के बारे में पता चला, हम सब लोग खुश हैं, सरकार भी खुश है और हमारे
हमारे अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोग भी खुश हैं। सिर्फ पार्टी के लोग जिनको अफवाह फैलाना है। अब कितना बड़ा तुष्टीकरण की नीति ये है कि जब हम पकड़े गए तो हमने कह दिया भाजपा के। अरे आप सीधे स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को मैंने भेजा था देश और समाज में नफरत फैलाने के लिए। हमने उसको चढ़ाया था, हमने उसको बढ़ाया था। आपको इतना बात मत करो मेरे भाई, पढ़ लिख के आओ, कुछ जानकारी रख लो। दारा सिंह चौहान जी जो अभी आपकी पार्टी मंत्री बनाए, किस दल से आए? जानकारी है कुछ? क्या मतलब है उसका? अरे दारा सिंह चौहान वहाँ गए थे क्या? वहाँ दारा सिंह चौहान गए थे? किस पार्टी से आए? चौहान वहाँ पे है। किस पार्टी से आपने मंत्री बनाया? हमारे पास हो गया तो हमारा भी हो गया ना। वहाँ नफरत फैलाने काम नहीं कर रहा है ना। दारा सिंह चौहान नफरत फैला रहे हैं। किस पार्टी से आए? अरे दारा सिंह चौहान तो भाजपा में हो गया ना। जनता हम तो पार्टी नहीं कह रहे हैं तो सपा के हैं। हमारी पार्टी से भी कुछ लोग आपकी पार्टी में गए, कुछ हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं भाजपा के। हमारी पार्टी में आए, आप भी कहिए, आप भी कहिए कि लोग सपा के हैं। नहीं, गलत बात। वो तरफा मत है। दारा सिंह चौहान भाजपा के हैं, हम तो कह रहे हैं भाजपा के हैं। किस पार्टी से आए? सपा के हैं। किस पार्टी से आए? कहीं से भी आज वो हमारे हैं। आज वो हमारे हैं, हमारे साथ है, हमारे दल के साथ है, हमारे दल के साथ है। अच्छा ठीक है आशुतोष जी एक मिनट जटाशंकर जी एक मिनट। आशुतोष जी जो बात आप उदाहरण के तौर पर बार बार कह रहे हैं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आशुतोष भाई एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि दारा सिंह चौहान को अगर आप नाम लेकर उदाहरण दे रहे हैं तो उसका जटाशंकर जी ने जवाब दिया कि अब वो बीजेपी के हैं और वो वहां नहीं गए थे दंगा कराने के लिए या लोगों को उकसाने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, सपा के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के सपा में जाते हैं, ये तो एक कॉमन फिनोमिना है। नहीं, ये एक कॉमन बात है, पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। उनका ये कहना है कि जब आपका एक आदमी पकड़ा गया तब आपने उसको निष्कासित किया और कहा ये बीजेपी का था, तो बीजेपी का था ये पहले पता नहीं चल पाया, ये तो आपके लिए खतरा है ना पार्टी स्तर पर। आप ज्यादा खतरा तय न करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पार्टी आते हैं जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो क्रॉस वोट दे दिए। जो भाजपा के साथ मिले हुए थे अंदर से, अंत में क्रॉस वोट दिया और पार्टी से निकाला गया। आप जानते हैं इस चीज को, जानते नहीं जानते। उसी तरह से कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो भाजपा में चले जाते हैं, लगता नहीं है भाजपा में गए, और जब चले जाते हैं तब जानकारी होती है बात में, ऐसे लोग को पार्टी से हटाया जाता है। तो पार्टी अगर हमारी नहीं हटाई होती तो बात होती, हमारी पार्टी ने हटा दिया। और बात सही, जो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करती है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अभियंता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, जितने बुनकर हैं उन सबके हित की लड़ाई लड़ने का काम किया। और हमेशा हम लोग लड़ने का काम करते हैं, चाहे सदन में लड़ना हो चाहे सड़क पे लड़ना हो। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी तक इस बात को कह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जितने राजनीतिक दल हैं वो गरीब गुरबों के लिए, उनके हकों के लिए ही बने ही है, उन्हीं के हक हुकूक के लिए, उन्हीं की लड़ाई के लिए तो राजनीतिक दलों का यहाँ पर जन्म हुआ है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सब आम लोग और गरीब लोगों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं जो गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई लड़ने वाले इतने सारे हैं, भला हो नहीं पाया इतने सालों में। सवाल बहुत बुनियादी है। मेरा प्रश्न ये है सर, मेरा प्रश्न ये है, राजनीति से इतर हटकर मेरा प्रश्न ये है कि चाहे वो बीजेपी के अंदर सपा के लोग हो या सपा के अंदर बीजेपी के लोग हो, इसकी भी आपको धरपकड़ करनी पड़ेगी। जब मामला सामने आ जाए, कोई उकसा दे, वहां पर दंगा करा दे और उसके बाद आपको पता चले कि ये सपा का नहीं बल्कि तो सपा में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है और फिर आपको निकालना पड़े, तो ये रणनीतिक चूक तो है, वो चाहे आपकी पार्टी के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो। और बीजेपी ये कह रही है कि हम तो फिर एडवांस वर्जन में काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी में तो लोगों को जोड़ ही रहे हैं और जो यहां नहीं जुड़ पा रहा उसको किसी और पार्टी में शामिल करा दे रहे हैं। बल्ले बल्ले ही है फिर तो। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए अभी बात बनारस की हो गई, बनारस की बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मंदिर की बात हुई थी बनारस के बाबा काशी विश्वनाथ के, आपको जानकारी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 4 करोड़ रुपए का लोन लिया था बाबा के नाम। बाबा काशी विश्वनाथ को कर्जदार बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बात जानकारी है आपको? जानकारी जानकारी कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ धर्म का जो है प्रोपेगेंडा करती है और लगातार ऐसा काम कर रही है जिससे आज हम और आप परेशान। मैं ये एविडेंस के साथ, मैंने एविडेंस सदन में रखा था, 4 करोड़ रुपए का लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले लिया था बाबा काशी विश्वनाथ जी के नाम। क्या जानकारी है आपको?
जानकारी कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। आशुतोष भाई, जानकारी तो मुझे उस 4 करोड़ की भी और जानकारी मुझे अयोध्या में राम मंदिर से कितना टैक्स आया इसकी भी है। जानकारी सिर्फ आपके पास या जटाशंकर जी के पास नहीं है, वो विषय अलग है। उस विषय पर जिस दिन चर्चा करूंगा आपको बुला लूंगा, आपसे भी चर्चा कर लूंगा उस 4 करोड़ का भी, और उस 4 करोड़ की भरपाई कहां से होगी और धर्म की ठेकेदारी कौन कौन कर रहा है, और 400 करोड़ या 500 करोड़ का जो टैक्स आया उसकी भी जानकारी जब अयोध्या राम मंदिर बना और उसके बाद से कितना आया है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मेरा प्रश्न आज ये है जटाशंकर जी से भी, जो कि सरकार का हिस्सा है, और आप जो कि विपक्ष का हिस्सा है, प्रमुख चेहरा है, और आप विधान परिषद का भी हिस्सा है। मेरा प्रश्न यह है कि यहां पर चूक क्या पार्टी स्तर पर हुई है? समाजवादी पार्टी के कोई नेता गए भड़काए, बीजेपी के नेता गए, उनके जिलाध्यक्ष गए वो भड़काए, पुलिस से चूक हुई है, मांग क्या है? ये मांग मंदिर और मकबरे की है, ये बात तो स्पष्ट कर दिया महाराज जी ने। पार्टियों की मांग क्या है? क्योंकि चुनाव तो नजदीक अभी नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री की चूक है, ये तो मुख्यमंत्री की चूक ठीक बात है, ये आपका राजनीतिक सीधा आरोप है, इसका जवाब मैं जटाशंकर जी से लूंगा। आपकी पुलिस फेल हो गई, आपके लोग फेल हो गए, आपका एलआईयू फेल हो गया, आपका प्रशासन फेल हो गया, आपका डीएमएसपी फेल हो गया, तो चूक किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की चूक है। बताइए भाई जटाशंकर जी, इसका सीधा जवाब दीजिए। ये सीधा उनका राजनीतिक आरोप है। उन्होंने कहा कि आप जिसके लिए वाहवाही लूट रहे वो चूक है। वो मुख्यमंत्री से लेकर उन्होंने पुलिस महकमे, प्रशासनिक महकमे सबको बताया कि उनकी चूक है, आपके खुफिया इनपुट की चूक है। आपके सामने ही आपके माध्यम से ही जिनको राजनीति करनी है उनको बोलना ही बोलना है। उनको नीम जितना भी शब्द इनके पास होगा वो शब्दों का इस्तेमाल से इसलिए करेंगे कि सरकार फेल है, सरकार के लोग फेल है, और जो हमारे साथ समुदाय के साथ जो जुड़े हुए हैं, आदरणीय मुमता वाला साहब ने आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो सरकार के हिस्से नहीं है, वो समाज के हिस्से हैं, और समाज के हिस्से में से ही वो पूरी तौर पर सरकार से लेकर करके हमारे आदरणीय सभी, हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन आप मुमताज आलम रिजवी साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने जैसा एक्शन दिया, सरकार ने जैसा काम किया, सरकार ने जिस तरह से काम करना चाहिए वो सब कुछ सरकार ने करके दे दिया। अब इनकी बातों पे इनको सिर्फ जब मलाल ही रहेगा, इनके नैरेटिव सोच है कि मुझे, अब क्योंकि ये विपक्ष में है तो विपक्ष की धार में विपक्ष की भाषा बोलती है, विपक्ष की भाषा हम सोचते हैं कि आप समाज में फैलाने का काम मत करिए। जब आप न्यूज चैनल के माध्यम पास से आइए तो कम से कम सामाजिकता की बात तो कर लीजिए, वहां तो कम से कम समाजवाद की बात कर लीजिए, वहां तो स्पष्टता कर लीजिए कि जो कुछ सामने दिख रहा है उसको बात करिए। हमारे मुमताज रिजवी साहब ने सिर्फ एक ही नैरेटिव रखा कि समाज में दोनों वर्गों के साथ समान न्याय नहीं होता है। वह समान न्याय होता है, नैरेटिव सेट किया जाता है इन जैसे नेताओं के कहने पर। यह नैरेटिव सेट होता है समाज के बीच में। आपके माध्यम से जो हम सब लोग बैठते हैं तो पक्ष की बात करके एक नैरेटिव तैयार करते हैं, तो वो नैरेटिव हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं। अब जटाशंकर जी, यहाँ पर आप नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हो, और वहाँ फतेहपुर में भी कुछ नैरेटिव सेट किया गया, किसने किया इसी की तो धरपकड़ करनी है, और सरकार के कदम को आप सराहनीय बता रहे, अच्छी बात है, सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, कोई एहसान नहीं है, और विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस मुद्दे को उठाएं, लेकिन सिर्फ सौहार्द की बात मीडिया चैनल में करने से नहीं होगा, समाज में भी होगा। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, बहुत छोटा सा काउंटर सर, समय नहीं। सिन्हा साहब। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मुझे याद है बनारस में कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे, और मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही हमारे अल्पसंख्यक साथियों के लिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात मुझे नहीं लगा पूरे मीडिया में सारे लोगों ने सुना, हमने भी सुना। उन्होंने ये बात कही कि मुहर्रम में जो जुलूस लेकर जा रहे थे और हाई टेंशन तार से मर गए, जौनपुर में 4 जो लोग मरे, लोग धरने में बैठे, उनको मैंने लाठी से पिटवा के भगवाया वहां से। तो आप इस बात को सोच लीजिए कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। जो एक संवैधानिक पद पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को और कह रहे हैं कि हम ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की बात, किस तरह की सोच है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और ये काम कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस बयान से ही आप सारी चीज को जोड़ सकते हैं। अब बयान का आधा हिस्सा आपने बताया ना, बयान सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक समाज के लिए बोला गया, बयान ये भी था कि वो चाहे कांवड़ में हो चाहे मुहर्रम में हो, जो नियम कानून तय किए गए उसके अगेंस्ट जाकर जो काम करेगा
उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार रहे, पुलिस को ये निर्देश दिया गया था। आपने बांट के रखा, बीजेपी अपने हिसाब से बांट लेती है, आप समाजवादी पार्टी के अपने हिसाब से बांट लेते हैं। आपने सिर्फ लातों के भूत वाला जिक्र किया, ताजिया को लेकर जो निर्देश दिया था उस निर्देश की पालन करने का आपने जिक्र नहीं किया। ठीक कांवड़ वालों के लिए भी थी, जिन कांवड़ियों ने अच्छा नियम कानून का पालन किया उनका सम्मान हुआ, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया उन पर एक्शन की भी बात कही गई थी कि आप रूल मत तोड़िए। पर आज समय की पाबंदी है सर, रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा काउंटर करिएगा, बहुत छोटा काउंटर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जटाशंकर तिवारी जी जो बार बार कह रहे हैं कि बराबर का इंसाफ होता है, तो चलिए मुहर्रम में जो बयान मुहर्रम के लोगों के लिए जिस तरह से योगी जी ने कहा था, क्या ये बयान कांवड़ में जो लोग हुड़दंग मचा रहे थे उनके लिए नहीं कहा, यही मैसेज गलत है। उन्हें एक हुक्मरान वो पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वो हिंदू के चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। चलिए, स्वागत के साथ साथ मलाल अभी भी आपके मन में है, आपको लगता है कि हाँ बंटवारा होता है, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसमें भी बंटवारा होता है। अब चूंकि इस पूरे प्रकरण में सरकार ने स्पष्ट किया है, सदन के अंदर भी बोला गया, विधान परिषद में भी आज आपने देखा, खुद आशुतोष जी बता रहे हैं कि मुद्दा उठाया गया, वहां पर भी आश्वस्त किया गया है कि एक्शन होगा, वो चाहे बीजेपी के वो लोग जो कि सपा में शामिल हैं जिनको उनको निकालना पड़ा उन पर भी होगा, या फिर कोई और पक्ष होगा, बीजेपी का जिलाध्यक्ष होगा, उन सबके खिलाफ एफआईआर होगी या फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कब होगी इसका इंतजार होगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका भी, रिजवी साहब आपका भी, जटाशंकर जी आपका भी और आशुतोष जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से फतेहपुर का मामला गूंजता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें सियासत किसने की और चूक कहां हुई, इसकी पड़ताल बाकी है। और चलिए, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, राहत की खबर है। दिल्ली में पुरानी गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट